एक घर को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, एक पनाहगाह। लेकिन मई 2008 की एक गर्म रात को नोएडा, भारत के एक शांत अपार्टमेंट के अंदर वही चार दीवारें एक मकबरा बन गई। 13 साल की आरुषि तलवार अपने ही बिस्तर पर मृत पाई गई। परिवार का घरेलू सहायक हेमराज गायब था और तुरंत ही उसे मुख्य संदिग्ध मान लिया गया। लेकिन फिर कहानी ने एक चौंकाने वाला मोड़ लिया। ठीक एक दिन बाद हेमराज का शव उसी बिल्डिंग की छत पर मिला। उस रात घर में सिर्फ 2 और लोग थे, आरुषि के माता पिता, और उनका दावा था कि उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। दरवाजे बंद थे, सबूत बिखरे पड़े थे और क्राइम सीन के साथ लगभग तुरंत ही छेड़छाड़ हो चुकी थी। उस अपार्टमेंट के अंदर असल में क्या हुआ था, यह भारत की सबसे परेशान करने वाली और अनसुलझी पहेलियों में से एक बना हुआ है। आज हम आपको उस क्राइम सीन के अंदर ले जाएंगे, उन अजीबोगरीब सबूतों की फिर से जांच करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि उस भयानक रात को आखिर क्या हुआ होगा। सोलह मई 2008 से पहले तलवार परिवार एक आदर्श परिवार की तरह लगता था। डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार सफल डेंटिस्ट थे जिनके अपने लोकप्रिय क्लिनिक थे। उनकी इकलौती बेटी 13 साल की आरुषि एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने वाली एक होनहार और लोकप्रिय छात्रा थी। उनके साथ रहता था उनका 45 वर्षीय घरेलू सहायक हेमराज बंजाड़े, जो नेपाल का रहने वाला था और जिसे हर कोई परिवार का एक भरोसेमंद सदस्य मानता था। जलवायु विहार में उनका अपार्टमेंट L12 एक बिल्कुल सामान्य घर था। 15 मई की रात की शुरुआत तो एक छोटे से जश्न के साथ हुई थी। आरुषि का जन्मदिन आने वाला था और उसके माता पिता ने उसे अभी अभी एक नया डिजिटल कैमरा दिया था। उसने शाम अपनी तस्वीरें खींचने में बिताई, जो उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे साबित हुए। परिवार ने एक साथ रात का खाना खाया और रात करीब 10 बजे आरुषि अपने कमरे में चली गई, जबकि उसके माता पिता अपने कमरे में चले गए। बाहर से देखने पर यह पड़ोस की किसी भी दूसरी शांत रात जैसा ही लग रहा था, लेकिन उन दीवारों के अंदर कुछ बहुत भयानक होने वाला था। अगली सुबह यह सामान्य माहौल पूरी तरह से बिखर गया। जब परिवार की पार्ट टाइम नौकरानी भारतीय काम पर आई तो उसने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। यह अजीब था, दरवाजा हमेशा हेमराज खोलता था। उसने फिर घंटी बजाई, फिर से बजाई। आखिरकार नूपुर तलवार दरवाजे पर आई, लेकिन कहा कि दरवाजा बाहर से बंद है। बालकनी से चाबियों का एक गुच्छा नीचे फेंके जाने के बाद भारती ने खुद दरवाजा खोला और उसे आरुषि के बेडरूम में ले जाया गया। अंदर का दृश्य भयानक था। आरुषि अपने बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसका गला किसी ऐसी चीज से काटा गया था जिसे बाद में पुलिस ने सर्जिकल प्रिसिजन यानी किसी पेशेवर तरीके से किया गया हमला बताया। उस शुरुआती अफरा तफरी और दुख के पलों में हर किसी के मन में एक ही सवाल था, हेमराज कहां है? परिवार और पुलिस दोनों ने तुरंत यह मान लिया कि हेमराज ने आरुषि को मारकर भाग गया है। लापता संदिग्ध के लिए एक अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 24 घंटों तक कहानी बहुत सीधी थी। एक नौकर द्वारा एक युवा लड़की की हत्या। लेकिन यह सीधी सादी कहानी अब बिखरने वाली थी। आरुषि की हत्या के अगले दिन परिवार से मिलने आए एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने सीढ़ियों से छत की ओर जाते हुए खून के घसीटे जाने के निशान देखे। उन्होंने पुलिस से वहां जांच करने का आग्रह किया। छत का दरवाजा बंद था। जब अधिकारियों ने आखिरकार उसे खोला तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी जांच को बदल कर रख दिया। छत पर हेमराज का शव पड़ा था। उसे भी ठीक उसी तरह मारा गया था जैसे आरुषि को। उसका गला भी कटा हुआ था। एक ही पल में मुख्य संदिग्ध दूसरा शिकार बन चुका था। यह अब किसी भागे हुए कातिल का मामला नहीं था, यह एक बंद कमरे का रहस्य था। उस रात अपार्टमेंट के अंदर केवल डॉक्टर राजेश और डॉक्टर नूपुर तलवार ही मौजूद थे। जांच, जो अब तक एक भगोड़े की तलाश में बाहर की ओर देख रही थी, अब अंदर की ओर मुड़ गई और सीधा शोक मना रहे माता पिता पर उंगलियां उठने लगी। स्थानीय नोएडा पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच एक पूरी तरह से विनाशकारी थी। क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं किया गया था।
घंटों तक पड़ोसी, रिश्तेदार और रिपोर्टर अपार्टमेंट में घूमते रहे, जिससे महत्वपूर्ण सबूत दूषित और नष्ट हो गए। यह शुरुआत से ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ी थी, एक ऐसी लापरवाही जिसने दर्जनों विरोधाभासी थ्योरीज को जन्म दिया और लगभग यह गारंटी दे दी कि सच्चाई हमेशा दफन रहेगी। जब सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया तो सभी को स्पष्टता की उम्मीद थी, लेकिन जो मिला वो थी दो पूरी तरह से अलग अलग रिपोर्टें। पहली सीबीआई टीम, जिसका नेतृत्व संयुक्त निदेशक अरुण कुमार कर रहे थे, ने जून 2008 में काम शुरू किया। उनकी थ्योरी असल में माता पिता से दूर जा रही थी। उन्होंने 3 अन्य लोगों पर ध्यान केंद्रित किया। कृष्णा, जो राजेश तलवार के क्लिनिक में कंपाउंडर था, और 2 अन्य स्थानीय सहायक, राजकुमार और विजय मंडल। नार्को एनालिसिस टेस्ट का उपयोग करते हुए एक विवादास्पद तकनीक, जिसे अदालत में सबूत के तौर पर मंजूर नहीं किया जाता, टीम ने दावा किया कि तीनों लोगों ने अपार्टमेंट में प्रवेश किया, आरुषि के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, और जब उसने विरोध किया तो उसे मार डाला। उनका मानना था कि हेमराज ने उन लोगों का सामना किया और फिर उसे चुप कराने के लिए छत पर मार दिया गया। इस टीम को माता पिता के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उन्होंने लगभग उन्हें क्लीन चिट दे दी। लेकिन फिर 2009 में एक नई सीबीआई टीम ने केस संभाला। इस टीम, जिसका नेतृत्व आईजीएल कॉल कर रहे थे, ने केस को पूरी तरह से 180 डिग्री घुमा दिया। उन्होंने 3 सहायकों वाली थ्योरी को खारिज कर दिया और पूरा ध्यान वापस राजेश और नूपुर तलवार पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने एक रिपोर्ट दायर की जिसमें कहा गया कि वे मानते थे कि राजेश तलवार ही कातिल है, लेकिन उनके पास इसे अदालत में साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। हालांकि जज ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया और माता पिता को हत्याओं के लिए मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया। इस दूसरी टीम की थ्योरी यह थी कि यह एक ऑनर किलिंग थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजेश तलवार ने आरुषि और हेमराज को आपत्तिजनक स्थिति में पाया था। उन्होंने दावा किया कि गुस्से में उन्होंने दोनों के सिर पर गोल्फ क्लब से वार किया और फिर नूपुर की मदद से एक सर्जिकल स्कैल्पेल से उनके गले काट दिए। तो अब देश के सबसे अच्छे जासूसों ने 2 बिल्कुल विपरीत कहानियां पेश की थी। एक में माता पिता निर्दोष थे, दूसरी में वे कातिल थे। यह समझने के लिए कि यह मामला आज भी इतना उलझा हुआ क्यों है, आपको उन सबूतों को देखना होगा जिन्होंने पूरे देश को बांट दिया है। सबसे पहले, बंद दरवाजे। हत्या की सुबह सामने का दरवाजा अंदर से बंद था। नौकरानी अपने आप अंदर नहीं आ सकी। छत का दरवाजा, जहां हेमराज का शव था, बाहर से बंद था और चाबी गायब थी। तो अगर माता पिता ने यह किया तो उन्होंने बिना चाबी के छत का दरवाजा बाहर से कैसे बंद किया? और अगर किसी बाहरी व्यक्ति ने यह किया तो उसने जाते समय सामने का दरवाजा अंदर से कैसे बंद किया? यह एक ऐसी पहेली है जिसका कोई सही जवाब नहीं है। फिर है साफ किया गया क्राइम सीन। पुलिस ने देखा कि आरुषि के शव और बिस्तर को जैसे व्यवस्थित किया गया था। अपार्टमेंट में खून के कुछ धब्बों को साफ तौर पर पोंछा गया था। फिर भी दूसरी चीजें, जैसे खाने की मेज पर विस्की की एक बोतल जिस पर दोनों पीड़ितों का खून था, उसे वहीं छोड़ दिया गया था। कोई कातिल क्राइम सीन के कुछ हिस्सों को इतनी सावधानी से क्यों साफ करेगा, लेकिन इतने स्पष्ट सबूत को पीछे छोड़ देगा? हत्या के हथियार भी उतने ही भ्रमित करने वाले हैं। पहली सीबीआई टीम ने सोचा कि एक खुखरी, एक नेपाली चाकू का इस्तेमाल किया गया था, जो उनके सहायकों वाली थ्योरी से मेल खाता था। दूसरी टीम ने जोर देकर कहा कि यह एक गोल्फ क्लब और एक छोटा सर्जिकल स्कैल्पेल था, लेकिन तलवार परिवार के गोल्फ क्लब साफ कर दिए गए थे और हत्या का कोई स्पष्ट हथियार कभी नहीं मिला। और शायद सबसे परेशान करने वाला सवाल आवाज के बारे में है। माता पिता का बेडरूम आरुषि के ठीक बगल में था, जिसे केवल एक पतली दीवार अलग करती थी। फिर भी वे कहते हैं कि वे पूरी रात सोते रहे और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, न कोई चीख, न कोई संघर्ष, कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि उनका एयर कंडीशनर शोर करता था, लेकिन लोगों को यह विश्वास करना हमेशा मुश्किल लगा कि 2 हिंसक हत्याएं कुछ ही फुट की दूरी पर पूरी तरह से खामोशी में हो सकती हैं।
शक को और बढ़ाते हुए आरुषि के कमरे में इंटरनेट राउटर उस रात कई बार चालू और बंद हुआ था, जिससे पता चलता है कि घर में कोई जाग रहा था। राजेश और नूपुर तलवार के खिलाफ मुकदमा पूरी तरह से उस दूसरी सीबीआई थ्योरी के आधार पर आगे बढ़ा। अभियोजन पक्ष के पास कोई सीधा सबूत नहीं था, कोई कबूलनामा नहीं था और कोई हत्या का हथियार नहीं था। उनका पूरा मामला उस पर टिका था जिसे लास्ट सीन थ्योरी कहा जाता है, कि चूंकि माता पिता ही पीड़ितों के साथ देखे गए आखिरी लोग थे, इसलिए वे ही कातिल होने चाहिए। नवंबर 2013 में अदालत ने सहमति व्यक्त की और राजेश और नूपुर तलवार को दोनों हत्याओं का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला एक धमाके जैसा था। कई कानूनी विशेषज्ञों ने महसूस किया कि यह सजा ठोस सबूतों के बजाय मान्यताओं और जन दबाव पर अधिक आधारित थी। तलवारों ने अपील की और अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। जजों ने फैसला सुनाया कि सीबीआई अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रही थी। उन्होंने गड़बड़ जांच और उलझे हुए विरोधाभासी सबूतों की ओर इशारा करते हुए कहा कि संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए। 4 साल जेल में रहने के बाद तलवार दंपति को रिहा कर दिया गया। सीबीआई ने तब से उस बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जहां यह मामला आज भी लंबित है। तो तलवार दंपति के बरी होने और अन्य संदिग्धों के सालों पहले बरी हो जाने के साथ मामला वहीं वापस आ गया है जहां से शुरू हुआ था, एक पूरी तरह से अनसुलझा रहस्य। अगर माता पिता ने यह नहीं किया तो किसने किया? कौन उस अपार्टमेंट में घुसा, 2 लोगों को मारा और बस गायब हो गया? उसने बंद दरवाजों का प्रबंधन कैसे किया और बिना किसी की नजर में आए कैसे निकल गया? आरुषि हेमराज मामला एक अनसुलझे अपराध से कहीं बढ़कर है। यह एक असफल जांच, एक कहानी गढ़ने में मीडिया की शक्ति और इस दर्दनाक सच्चाई की कहानी है कि 2 परिवार बिना जवाब, बिना न्याय और बिना शांति के रह गए हैं। L33 जलवायु विहार की दीवारें आज भी अपने रहस्यों को समेटे हुए हैं और पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर करती है कि भारत के सबसे चौंकाने वाले क्राइम सीन के अंदर वास्तव में क्या हुआ था। आरुषि तलवार का मामला अनसुलझे सवालों की एक भूल भुलैया है। उस रात क्या हुआ था? इस पर आपकी क्या थ्योरी है? आपको कहानी का कौन सा पक्ष अधिक तर्कसंगत लगता है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। यह एक ऐसी बातचीत है जिसे जारी रखने की जरूरत है। अगर आपको यह गहरी जांच दिलचस्प लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और सबसे मुश्किल मामलों की और जांच के लिए सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी और कहानियों के लिए क्राइम सीन्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके ही शहर की हो। मैं हूं आपका सूत्रधार और यह है